नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके सामने 15 मिनट में 15 सवाल। मेरे प्यारे साथियों, यह सेशन बेहद खास है। अगर आप इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से आप इस सेशन के लिए अपने आप का टाइम टेबल बना लीजिए। ये रोजाना सुबह 4 बजे आपके लिए सेशन होता है, जिसमें 15 मिनट में 15 करंट अफेयर्स के सवाल, स्पेशली उन सभी एग्जाम्स के लिए जो एग्जाम्स आने वाले समय में एनटीपीसी, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एसएससी, डिफेंस सर्विसेज, इन सब में पूछे जा सकते हैं। उनके लिए यह सेशन आपके लिए रोजाना लाया जाता है। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हाल ही में शिंजो आबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? मेरे प्यारे साथियों, ये थे पूर्व प्रधानमंत्री ऑफ जापान। मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी से पूर्व संध्या पर हमेशा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। उसमें शिंजो आबे जी के साथ साथ एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो कि पूर्व दिवंगत हो चुके हैं, बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे, उन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, भारत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न है। उसके बाद पद्म पुरस्कारों के अंदर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री का नाम आता है। तो ये तथ्य आप लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बाद पद्म भूषण दिया गया गोगोई जी को और पासवान जी को। ये तथ्य आपको याद रख लेना चाहिए। पद्म विभूषण पुरस्कार से किन किन को सम्मानित किया गया है, एक बार के लिए आप जरूर देखें। सुदर्शन साहू जो एक आर्टिस्ट हैं उड़ीसा के, इन्हें दिया गया है पद्म विभूषण। ये लेट एसपी बाला सुब्रमण्यम साहिब हैं, जो कि इंडियन म्यूजिशियन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हाल ही में दिवंगत हुए हैं। नरेंद्र सिंह कापानी हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर काफी महत्वपूर्ण पद रखते हैं और हाल ही में इनका एक इनोवेशन था, अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बीबी लाल, ये इंडिया के आर्कियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के अंदर, इन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया है। वाहिदुद्दीन खान स्पिरिचुअलिज्म के लिए जाने जाते हैं। बेले मोनापा हेगड़े जो हैं, इन्हें पुरस्कार दिया गया है। शिंजो आबे को पुरस्कार दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। ठीक है, ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। जनवरी 25 को यह पुरस्कार दिया गया था। क्लियर? ये याद रखिएगा, भारत के द्वारा अभी 119 पद्म अवार्ड, साथ में 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। कुल 119 पद्म अवार्ड प्रदान किए गए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जापान के बारे में कुछ तथ्य जानने के लिए। जापान की कैपिटल टोक्यो है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं। यहाँ की करेंसी जापानीज येन है। और यहाँ पर जापान, जो कि एक आइलैंड नेशन है, ये मेरे प्यारे साथियों पैसिफिक ओशियन में स्थित है। यहाँ के 4 प्रमुख आइलैंड हैं, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। ये 4 प्रमुख आइलैंड हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताने से पूर्व लेकिन जरूरी जानकारी में जान लीजिएगा, अगर आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे डिफेंस हो, रेलवे हो या एसएससी का हो, सीईटी का हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करना चाहें तो मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। यहां से आपको अनअकैडमी पर जितने भी कोर्सेज उपलब्ध हैं उन पर 10% डिस्काउंट प्राप्त होता है। साथ में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंक टैंक रिलीज ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? हाल ही में किसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस रिस्क इंडेक्स में भारत का 7वां स्थान रहा है और यह जारी किया गया है जर्मन वॉच के द्वारा। और यह बताया गया है कि भारत के साइक्लोन फैनी के कारण 28 मिलियन लोग प्रभावित हुए। दुनिया में प्रभावित हुए देशों के अंदर भारत का स्थान 7वां रखा गया है। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो है वो यहां पर आपको बताया गया। प्रभावित 2019 के अंदर भारत 7वीं बार रहा और ये कहा गया कि भारत में जो मतलब क्लाइमेट के कारण परेशान होने वालों की संख्या है उसमें इजाफा देखा गया है और क्लाइमेट के कारण 1.8 मिलियन लोग जो है वो माइग्रेट हुए हैं। अगला प्रश्न क्या है? द इनइक्वालिटी वायरस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय होम? हाल ही में एक न्यूज प्रकाशित हुई, इनइक्वालिटी भारत, ये किसके द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई है? तो ये ऑक्सफैम के द्वारा रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। ऑक्सफैम इंटरनेशनल के द्वारा यह न्यूज प्रकाशित की गई है। इसमें इनइक्वालिटी वायरस जो है वो पेंडेमिक के अंदर इकोनॉमी के केस में ध्यान से रखा गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड पेंडेमिक ने हाल ही में लोगों के बीच में बहुत ज्यादा असमानताएं ला दी हैं। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस असमानता से ग्रसित हो गए हैं।
कोरोना के काल में कुछ ज्यादा पैसे वाले हुए, कुछ बहुत गरीब हो गए। तो असल में यह एक इनइक्वालिटी वायरस था कोरोना के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात यह कही है कि यह ऐसा वायरस था जिसने आर्थिक असमानता बढ़ा दी, किन्हीं बहुत ज्यादा अमीर कर दिया, किन्हीं को बहुत ज्यादा गरीब कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भारत में अरबपतियों की संपत्ति के अंदर 35% का इजाफा हुआ है। ये बहुत ही बड़ी बात है जो आपको पता होनी चाहिए। यहां पर दुनिया में भारत छठी रैंक पर पहुंच गया है जहां पर सबसे ज्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं। जहां हमारे बीच में बहुत सारे गरीब लोग भी रहते हैं, वहां पर कुछ देश में ऐसे लोग भी निकले जिन्हें इस कोरोना काल में बहुत सारी धन की प्राप्ति हुई। बात की जाए ऑक्सफैम इंटरनेशनल की, तो मेरे प्यारे साथियों यह 1995 में गठित किया गया था। ये एनजीओ है। इसने मेरे प्यारे साथियों अपने द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि एक समय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ग्रीस में जो भूख से मर रहे लोग थे उनके ऊपर इसने यह अभियान चला करके यह कार्य किया था। ऑक्सफैम इंटरनेशनल का मुख्यालय केन्या में है। केन्या की राजधानी नैरोबी में है। यह तथ्य आप लोग जान कर सकते हैं। अफ्रीकी देश है। इस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आदित्यनाथ जी के द्वारा उद्यम भारती, उद्यम सारथी, उद्यम बोले तो इंडस्ट्रीज के लिए उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये उद्यम सारथी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लॉन्च किया गया एप्लीकेशन है। यह तथ्य आपको जान लेना चाहिए। याद हो कि अभी उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी को अपना 71वां स्थापना दिवस मनाया था। इसी के उपलक्ष्य में उद्यम सारथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। यह तथ्य आप अतिरिक्त रूप से जान सकते हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश मेरे प्यारे साथियों अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। भारत में सबसे अधिक विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा में भी सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही हैं। यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं जो कि साथ साथ मध्य प्रदेश का भी कार्यभार संभाल रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंघा है, राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष अशोक है। मेरे प्यारे साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना शुरू की गई है? तो मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में राजस्थान के अंदर एक योजना प्रारंभ की गई है, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। इस नाम से हाल ही में राजस्थान में एक स्कीम लॉन्च की गई है। यह महत्वपूर्ण योजना है, याद रख सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह योजना गर्भवती महिलाओं के बच्चों को पोषण का महत्व बताने के लिए जागरूकता पैदा करने के काम आएगी। यह योजना 24 जनवरी के दिन इनिशिएट की गई थी। यह योजना जिस दिन भारत के अंदर नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है उस दिन यह योजना घोषित की गई थी। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान मेरे प्यारे साथियों पाकिस्तान के साथ बॉर्डर इंटरनेशनल बनाता है। और राज्यों की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ बॉर्डर बनाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। यहां पर वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार चल रही है। स्पेस एक्स ने हाल ही में एक रिकॉर्ड हासिल किया है। आपको मालूम होना चाहिए ये एलॉन मस्क की कंपनी है। पूछा गया है, इसने रिकॉर्ड हासिल किया है कि ये 143 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा इतिहास कायम किया है। मेरे प्यारे साथियों, एलॉन मस्क जो हैं वो बहुत ही विख्यात हैं अपने द्वारा टेस्ला कंपनी के कारण। तो मेरे प्यारे साथियों, एलॉन मस्क की इस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से यह कारनामा करके दिखा दिया है, एक साथ 143 सैटेलाइट लॉन्च करके। यह अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन, ये तीन यहाँ की प्राइवेट कंपनियां हैं अमेरिका की जो कि स्पेस में अपनी द्वारा बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। डीआरडीओ ने एक नई पीढ़ी के सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा अपने लिए एक आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। याद रखिएगा, ये आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है जिसका ओडिशा के चांदीपुर रेंज में सफल परीक्षण किया गया है। भारत के इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भारत में 5 मिसाइलों का विकास हुआ, दैट इज पटना का विकास हुआ। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। मेरे प्यारे साथियों, उन्हीं के अंदर आकाश का विकास महत्वपूर्ण है। बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर आप इसे सेमी बैलिस्टिक कैटेगरी के अंदर पढ़ते हैं। डीआरडीओ जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं।
हाल ही में भारत पर्व 2021 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 26 जनवरी के दिन मेरे प्यारे साथियों लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला जी के द्वारा टूरिज्म मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल की प्रेजेंस में ओम बिड़ला जी के द्वारा भारत पर्व 2021 लॉन्च किया गया है। यह पर्व भारत सरकार 26 से 31 जनवरी के बीच में मनाएगी। यहाँ पर भारत हर 2016 से हर वर्ष भारत इसे मनाता आ रहा है। यह इवेंट भारत के अंदर लोगों के बीच में बहुत अधिक मात्रा के अंदर देशभक्ति की भावना को पैदा करेगा और भारत पर्व भारत का सार है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? महत्वपूर्ण सवाल है। तो मेरे प्यारे साथियों हर वर्ष 25 जनवरी के दिन, जिस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है, उस दिन मेरे प्यारे साथियों हर वर्ष क्या मनाया जाता है? पर्यटन दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस के साथ आप इसे याद कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि इस बार की थीम है देखो अपना देश। इस बार की थीम रखी गई है देखो अपना देश और यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। यह सेलिब्रेशन जनवरी 21 से प्रारंभ होकर के फरवरी 22 तक चलने वाला है। यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। नेशनल हेरिटेज के रूप में आप अपने देश में बहुत सारी खूबसूरत जगहों को निहार सकते हैं, जिनकी कुछ पिक्चर्स मैंने आपके साथ साझा की हैं। हाल ही में किस प्रसिद्ध नौकरशाह, कवि और इतिहासकार का निधन हुआ है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में नरेंद्र लूथर का निधन हो गया है। यह एक ब्यूरोक्रेट थे, अधिकारी थे, 1955 बैच के आईएएस अधिकारी थे और मेरे प्यारे साथियों ये नरेंद्र लूथर हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये हिस्ट्री के बारे में और हैदराबाद घराने से इनके पुराने संबंधों के बारे में भी इन्हें काफी ज्यादा याद किया जाता है। 1991 में यह आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी यानी कि राज्य की सर्वोच्च सेवा दे चुके थे। ये हेरिटेज और आर्किटेक्चर ऑफ हैदराबाद के बारे में काफी सारी बुक्स लिख चुके थे। पहला बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र अकॉर्ड दिवस किस राज्य में मनाया गया? मेरे प्यारे साथियों बोडोलैंड क्षेत्र आसाम राज्य के अंदर पहचाना जाता है। अमित शाह के द्वारा फर्स्ट बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन डे मनाया गया 24 जनवरी के दिन। यह तथ्य आप याद रख सकते हैं। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि इसी दिन बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में अकॉर्ड शामिल हुआ था कोकराझार आसाम के लिए। यह कहा गया था कि बोडो लोग जो हैं वो भारत के साथ कैसे शामिल होंगे। यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों बोडो जो कि भारत की 22 भाषाओं में शामिल है, उसके बारे में अमित शाह जी के द्वारा कहा गया कि बोडो लोगों की मांगों की सुनवाई की जाएगी। बात की जाए आसाम की तो मेरे प्यारे साथियों आसाम के अंदर 4 जिले ऐसे हैं जो कि बोडो क्षेत्र के अलग राज्य की मांग करते थे। रियासत की बात की जाए आसाम तो 26 जनवरी 1950 को था। राजधानी दिसपुर है। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। सर्बानंद सोनेवाला यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। असम के अंदर त्योहार में बिहू, अंबुबाची, बैशागु, माजुली, देहिंग पटकाई ये त्योहार मनाए जाते हैं। भारतीय रेल के किस क्षेत्र ने हाल ही में सबसे लंबी मालगाड़ी का परिचालन करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है? तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में नया रिकॉर्ड साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा मनाया गया है, जिसका नाम वासुकी रखा गया है। 244 किलोमीटर। यहां पर मेरे प्यारे साथियों रेलवे स्टेशन भिलाई और कारबा के बीच में 7 घंटे के अंदर मालगाड़ी ने 224 किलोमीटर का सफर नॉन स्टॉप तय किया। मालगाड़ी इतने दूर तक लगातार चलती रही, यह बहुत कम होता है, इसका नाम वासुकी रखा गया। साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर जोन के द्वारा यह रिकॉर्ड कायम किया गया है, जिसमें कि 5 फ्रेट कॉरिडोर ट्रेन जो हैं इन्होंने मेरे प्यारे साथियों जिनकी लंबाई 3.5 किलोमीटर थी, लॉन्गेस्ट ट्रेन बनी है मेरे प्यारे साथियों। 300 खाली वैगन लेकर के यह ट्रेन ट्रेवल की है। सोचिए 300 मालगाड़ी की बोगी के डब्बे लगे थे, 5 ट्रेनें आपस में जुड़ी हुई थी, लंबाई 3.5 किलोमीटर थी और ये भिलाई से लेकर के रायपुर डिवीजन के बीच में कोरबा से बिलासपुर के बीच में चली है। भारतीय रेल अब हर दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। किस राज्य सरकार के द्वारा पंख अभियान शुरू किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पंख अभियान नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर शुरू किया गया। आपको याद होना चाहिए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के अवसर पर 2008 से लगातार नेशनल गर्ल चाइल्ड दिवस मनाया जा रहा है। ये असल में पंख जो है ये विंग कैंपेन है जो कि शिवराज सिंह गवर्नमेंट के द्वारा महिलाओं के बीच में सेफ्टी, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, हाइजीन की अवेयरनेस बढ़ाने का कार्य करेगा। आगे बढ़ते हैं। आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों नियुक्त किया गया है जयंत एन
खोबरागाडे को। आपको याद होना चाहिए आसियान का सेक्रेटरीट कहां स्थित है, तो आंसर है जकार्ता में। जकार्ता कहां है? इंडोनेशिया में स्थित है। आसियान के अंदर मेरे प्यारे साथियों 10 देशों के नाम आता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन इसका फुल फॉर्म होता है। 1995 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं जयंत एन खोबरागडे। इनको मेरे प्यारे साथियों हाल ही में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद से वहां पर सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कि 10 देशों के साथ संयुक्त वार्ता कर सकेगा। हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना स्टेटहुड दिवस मनाया? 25 जनवरी के दिन मेरे प्यारे साथियों हिमाचल प्रदेश ने अपना 50वां स्टेटहुड दिवस मनाया। यह याद कर लीजिएगा। 71वां मनाया गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा, यह तथ्य याद कर लीजिएगा। 25 जनवरी को 50वां एनिवर्सरी जो है वो मेरे प्यारे साथियों मनाई गई। ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन था जो आप लोगों को याद होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। 18 दिसंबर 1970 को हिमाचल प्रदेश को मेरे प्यारे साथियों नए स्टेट का दर्जा देने की मतलब एक्ट पारित किया गया था और 25 जनवरी 1971 को यह बन गया था। भारत का 18वां राज्य था और मेरे प्यारे साथियों डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जो थे वो इसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। ये तथ्य आप लोगों को अतिरिक्त रूप से याद होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों सुबह 7 बजे याद कर लीजिएगा आपकी रोजाना क्लास अब 7 बजे करंट अफेयर्स की हुआ करेगी। सुबह 7 बजे फिर आपसे मुलाकात होती है वाईफाई स्टडी 2.0 पर न्यूज एंड एनालिसिस शो में, जो कि केवल 1 घंटे के लिए 7 से 8 के बीच में आयोजित किया जाएगा। आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना 8:30 बजे आप लोग एक टेस्ट भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।